अच्छा, M1 और M2 भी होता है फ्रांस में, तो मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको M1 चूज़ करना चाहिए कि M2 चूज़ करना चाहिए? लेकिन एम्बेसी की बात इतनी इतनी स्लॉट नहीं होती कि इतने स्टूडेंट्स को वीज़ा इशू कर सकें, ठीक है? तो वो किसी न किसी बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स की वीज़ा रिजेक्शन करते हैं। लाइक मोस्टली केसेस के अंदर जो वीज़ा रिजेक्शन है वो फाइनेंशियल बेस पे ही होती है। लेकिन मेरी भी रिजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल बेस पे ही हुई थी। अभी पहले से बहुत ज़्यादा मतलब इशू रिज़ॉल्व हो चुका हुआ है कई हद तक। अभी वो एजेंट्स का जो इशू आ रहा था बीच में, अभी हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं रेगुलरली। आप अगर स्टूडेंट को सजेस्ट करें कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे उनको स्कॉलरशिप ईज़िली मिल जाती है, तो आप कौन सी कंट्री सजेस्ट करेंगे? मेरी ट्यूशन फीस जो है वो 250 यूरोज़ है पर ईयर। मतलब काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल, मतलब अफोर्डेबल है, आप स्टूडेंट ईज़िली अफोर्ड कर सकता है, उसको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो। इसी के साथ-साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अगर कंट्रीज़ सजेस्ट करना चाहें कि मतलब टॉप ऐसी कौन-सी 3 कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं अपने बजट को देखते हुए? ठीक हो गया, आपने बताया था कि आपका स्टडी में गैप भी था 3 इयर्स का। तो मतलब कि फ्रांस में अगर अप्लाई करें तो आपका स्टडी गैप का इश्यूज़ नहीं आता? अच्छा, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो भी 2025 इनटेक के लिए फ्रांस में अपनी स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं? उनके उनके पास वहाँ पे क्या सेटलमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या उनके पास क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं, जिनकी वजह से वो फ्रांस को चूज़ करें? ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो लैंग्वेज का थोड़ा-सा ज़्यादा बैरियर है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो थो जो ज लैंग्वेज का थोड़ा-सा ज़्यादा बैरियर है स्टूडेंट्स के लिए। मतलब ये सब चीज़ें हैं जो क्या अपने सामने रखनी होती हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप नहीं विन कर सकता, तो आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। जी, नहीं अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आता है तो उसके अंदर फिर ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, उसको इतने हुँ। ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम आलिया सत्तान फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेट वीज़ा कंसल्टेंट। आपको वेलकम करती हूँ एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हमने अगेन अपने एक स्टूडेंट को इनवाइट किया जो कि करंटली फ्रांस में अपनी मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि फ्रांस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम उसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए ही है जिनको बहुत सी चीज़ों का नहीं पता होगा। तो इस वीडियो से उनको हर चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि फ्रांस अगर वो जाना चाहते हैं तो वो उनके लिए सूटेबल कंट्री है कि नहीं है। तो हम अपने स्टूडेंट से जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी स्टूडेंट लाइफ ओवरऑल कैसी जा रही है और उनकी फ्रांस की यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी क्या ट्यूशन फीस है और कौन सी ऐसी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको स्टूडेंट्स अगर टारगेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। लास्टली हम उनसे ये भी जानेंगे कि 2025 इनटेक के लिए जो भी स्टूडेंट्स फ्रांस में जाना चाहते हैं, क्या फ्रांस उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है। हम हर एक चीज़ को कवर करने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मैटर करता है। तो चलिए बिना रुके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाएँ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, वैसे मैंने आपका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन अपने व्यूअर्स को दे दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी अगर आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता दें। आपने प्रीवियस क्या स्टडी किया हुआ है और आपका अभी आप क्या स्टडी कर रहे हैं और कौन-सी यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं? मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है और मैं वेटरनरियन बाय प्रोफ़ेशन। मैंने अपने डीवीएम कंप्लीट किया था 2021 के अंदर, उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एजुकेशन गैप था। लेकिन उसके अंदर मैं डिफरेंट जॉब्स वगैरह करता रहा हूँ। इंटर्नशिप्स हैं कुछ, उसके अंदर मेरी क्लिनिक प्रैक्टिस है और फ्रीलांसिंग वगैरह भी करता रहा हूँ। तो इसके बाद फिर मैंने 2023 के अंदर अप्लाई किया था इटली के लिए, लेकिन मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद फिर इस साल मैंने कंसिडर किया था फ्रांस को और अभी मैं पेरिस साकले के अंदर M2 स्टडी कर रहा हूँ। हुँ। अच्छा, M1 और M2 भी होता है फ्रांस में, तो मतलब आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको M1 चूज़ करना चाहिए कि M2 चूज़ करना चाहिए? ये डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है और आपकी प्रीवियस डिग्री पे भी डिपेंड करता है कि इधर आप एलिजिबल हैं M1 के लिए, M2 के लिए। क्योंकि यूरोप के अंदर मोस्टली जो क्या नाम है कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर बैचलर्स जो है वो 3 ईयर का होता है, ठीक है? तो वो डायरेक्टली M1 के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन पाकिस्तान या बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जिस तरह एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर 4 ईयर्स का बैचलर होता है या प्रोफेशनल डिग्री जो 5 ईयर्स की होती है, लाइक मेरी डीवीएम है या कुछ डीपीटी की डिग्रीज़ होती हैं, इसके अलावा एमबीबीएस की डिग्रीज़ होती हैं, तो ये 5 ईयर्स की डिग्रीज़ होती हैं। तो इनके बेस पे आप डायरेक्टली एलिजिबल हैं M1 के लिए भी, M2 के लिए भी। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो जो है M1 पे आपको सेलेक्ट करती हैं या M2 के लिए। मैं डायरेक्टली M2 पे मैंने अप्लाई किया था और मैं उसके लिए एलिजिबल था। लेकिन ये है कि
ये आपके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। कुछ कोर्सेज़ आप जब उनको सेंड करते हैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह अपने सुपरवाइज़र्स को, तो वो आपको बताते हैं कि आप ने M1 की कोर्सेज़ ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो आप डायरेक्टली M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, हमने भी स्टूडेंट्स का इंटरव्यू किया है ना, वो भी जो फ्रांस में स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने M2 ही चूज़ किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमें M2 में होता है कि हमें इंटर्नशिप भी ऑफ़र हो जाती है हमारी डिग्री के बाद। तो मतलब इसीलिए भी स्टूडेंट ज़्यादा ना M2 को चूज़ करते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने मेंशन किया है कि आपने पिछले साल इटली के लिए भी अप्लाई किया था और आपकी वीज़ा की रिजेक्शन आ गई थी। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपकी इटली की जो रिजेक्शन आई थी उसकी क्या रीज़न बनी और फिर आपने फ्रांस को ही क्यों चूज़ किया? ऐसी क्या अपॉर्च्युनिटीज़ आपको फ्रांस में मिली? अच्छा, इटली का ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा ट्रेंड था और इटली के अंदर मेन रीज़न यही होती है जाने की कि हर स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाती है, ठीक है? इधर वो मेरिट बेस हो, इधर वो रीजनल हो, तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा इश्यू नहीं होते अपनी लिविंग्स को मैनेज करने के लिए, अपनी बाकी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते, उनको जॉब्स नहीं करनी पड़ती वहाँ पे। लेकिन डिपेंड ये करता है कि इटली के अंदर उनकी जो है नंबर ऑफ एडमिशन्स बहुत ज़्यादा होते हैं हर साल। यूनिवर्सिटीज़ ईज़िली एडमिशन दे देती हैं स्टूडेंट्स को। लेकिन एम्बेसी की बात इतनी इतनी स्लॉट नहीं होती कि इतने स्टूडेंट्स को वीज़ा इश्यू कर सकें, ठीक है? तो वो किसी न किसी बेस पे जो है वो स्टूडेंट्स की वीज़ा रिजेक्शन करते हैं। लाइक मोस्टली केसेज़ के अंदर जो वीज़ा रिजेक्शन है वो फाइनेंशियल बेस पे ही होती है, ठीक है? और इसके अंदर लक फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरी भी रिजेक्शन जो है वो फाइनेंशियल बेस पे ही हुई थी। अच्छा, मतलब मेजरली आपके फाइनेंशियल नीड्स की वजह से आपकी जो है वो रिजेक्शन हो जाती है, वरना अगर स्टूडेंट अगर नॉर्मली फ़ीस पे करके जा रहा है तो फिर तो उसको रिजेक्शंस नहीं आती। जी। अच्छा, इसके अंदर ये है कि अगर कोई स्टूडेंट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप सिक्योर कर लेता है इटली के अंदर, तो मेनली वो जो फाइनेंशियल वाला उसका रीज़न है वो ऑलमोस्ट रिमूव हो जाता है, तो उसके अंदर वीज़ा रेशो काफ़ी ज़्यादा है। अभी पहले से बहुत ज़्यादा मतलब इश्यू रिज़ॉल्व हो चुका हुआ है कई हद तक। अभी वो एजेंट्स का जो इश्यू आ रहा था बीच में, अभी हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं रेगुलरली। लेकिन ये चेक करें ना कि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास एडमिशन है और अपॉइंटमेंट बहुत कम मिलती हैं, बहुत कम, ठीक है? अभी 20-30 हज़ार बच्चा अगर एडमिशन लेके बैठा हो तो 20-30 हज़ार को अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। ठीक है, हुँ, तो ये सिनेरियो बड़ा टफ है वहाँ पे। मैं आपके सेकंड क्वेश्चन को जो आपने किया था कि आपने फ्रांस को क्यों चूज़ किया, तो हुँ, उसकी एक तो मेन रीज़न ये है कि फ्रांस के अंदर ये इश्यूज़ कम हैं। लाइक अगर आप फ्रांस के अंदर पब्लिक यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले लेते हैं, तो आपकी वीज़ा चांसेस ऑलमोस्ट 90 टू 95% होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत मैटर करती है और इसके अलावा फ्रांस के अंदर जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी फ़ी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है और यहाँ पे हुँ। अपॉइंटमेंट्स के इश्यूज़ नहीं हैं। आपको जब क्या नाम है, आपको एडमिशन्स मिल जाते हैं, तो आप जो है ईज़िली अपॉइंटमेंट सिक्योर कर सकते हैं एईजी से और उसके बाद इसका वीज़ा डिसीजन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसका वीज़ा डिसीजन बड़ा जल्दी आ जाता है फ्रांस एम्बेसी का। फ्रांस का वीज़ा रेशो सच मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्टूडेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको वीज़ाज़ ग्रांट हो रहे हैं और 3-3 दिनों में ग्रांट हो रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट लाइक पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन उसका हुआ है, प्राइवेट के अंदर हुआ है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो भी हैं फ्रांस की, उनकी वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल भी था जिसमें आप इटली को लेके काफ़ी सारी वीडियोज़ भी बनाते थे और आपने और भी डिफरेंट कंट्रीज़ को कवर किया हुआ था उसमें। तो मतलब कि आपने यूट्यूब चैनल पे जो इटली के बारे में वीडियोज़ बनाई हुई थी, आप अगर स्टूडेंट को सजेस्ट करें कि कौन-सी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे उनको स्कॉलरशिप ईज़िली मिल जाती है, तो आप कौन-सी कंट्री सजेस्ट करेंगे? देखिए, स्कॉलरशिप की जो बात है, तो वो इटली के अंदर स्कॉलरशिप सबसे ईज़िली मिल जाती है। अभी जो सिनेरियो चल रहा है, फ्रांस के अंदर अगर हम बात करें, तो फ्रांस का ट्रेंड अभी चला हुआ है, ठीक है? फ्रांस के अंदर अभी काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और एम्बेसी जो है वीज़ा ग्रांट कर रही है स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप सिक्योर करना एज़ कम्पेयर टू इटली बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है? क्योंकि यहाँ की स्कॉलरशिप्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं और लेकिन बेटर ये है स्टूडेंट्स के लिए कि अगर स्कॉलरशिप नहीं भी मिलती, तो किसी ऐसी पब्लिक यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करें जिसकी फीस ऑलमोस्ट ना होने के बराबर हो, ताकि यहाँ पे आके उनको सिर्फ अपने लिविंग एक्सपेंस वगैरह मैनेज करने पड़े और उसके अंदर ये है कि स्टूडेंट फिर भी कोई पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके तो यहाँ पे जो है लिविंग्स वगैरह मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, आप यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस सैक्ले में स्टडी कर रहे हैं इस वक़्त। तो आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपकी क्या ट्यूशन फ़ीस है? मेरी ट्यूशन फीस जो है वो 250 यूरोस है पर ईयर और यहाँ पे जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पेरिस साकले के, तो उनकी जो है फी 250 यूरोस ही है।
मतलब काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल, मतलब अफोर्डेबल है, आप स्टूडेंट इजीली अफोर्ड कर सकता है, उसको स्कॉलरशिप ना भी मिले तो। इसी के साथ साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप अगर कंट्रीज सजेस्ट करना चाहें कि मतलब टॉप ऐसी कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स टारगेट कर सकते हैं अपने बजट को देखते हुए, जो स्टूडेंट्स हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते, उनके लिए आप कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं जिनको सजेस्ट करना चाहेंगे? इस करंट सिनेरियो के मुताबिक जो है अफोर्डेबल कंट्रीज की अगर बात करें तो उसके अंदर मेनली इटली आता है, फ्रांस आता है, उसके अंदर चेक रिपब्लिक आती है, उसके अंदर ऑस्ट्रिया आती है। लेकिन ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अभी फ्रांस का जो है टाइम प्रोसेस बहुत शॉर्ट है, ठीक है? अगर आप प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो विद इन 3 टू 4 मंथ्स आपको एम्बेसी कोई ना कोई डिसीजन दे देती है। लेकिन इन केस अगर हम ऑस्ट्रिया की बात करें तो ऑस्ट्रिया का टाइम प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है? हुँ। आपने फर्स्टली अपॉइंटमेंट लेनी है फॉर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए, उसके बाद उसकी लीगलाइजेशन करवानी है और लीगलाइजेशन करवा के देन आप एलिजिबल होते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के और एडमिशन सिक्योर करने के। उसके बाद अगर आपको एडमिशन मिल जाता है, तो देन आपने आरपी की अपॉइंटमेंट लेनी होती है, तो उसके अंदर ये है कि अभी एम्बेसी के पास स्लॉट्स नहीं है, तो जो स्टूडेंट्स अब अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको अगले-अगले साल की अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, तो टाइम प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, स्टूडेंट्स का टाइम बहुत ज़ाया होता है। सेम इज़ द केस विद चेक रिपब्लिक और चेक रिपब्लिक के अंदर भी आपको डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन करवानी होती है, तो इन चीज़ों के अपॉइंटमेंट्स के बड़े इश्यू हैं वहाँ पे। तो मेनली जो है इटली की भी अपॉइंटमेंट्स के इशू हैं, लेकिन फ्रांस को अभी कंसीडर किया जाए तो फ्रांस के अंदर अभी तक ये इश्यूज नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जैसे ही स्टूडेंट्स का फ्लक्स बढ़ेगा इधर भी, तो मे बी यहाँ पे भी अपॉइंटमेंट्स के इशू आ जाएँ। लेकिन अभी तक जो है इतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है यहाँ पे। आपने सबसे ज़रूरी हमारी नेबरिंग कंट्री को मिस कर दिया है, चाइना। चाइना भी तो एक अफोर्डेबल कंट्री है, स्टूडेंट्स को वहाँ पे स्कॉलरशिप भी इजीली मिल जाती है। चाइना वाक़ई अफोर्डेबल कंट्री है और पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा चाइना को टारगेट करते हैं। तो आप इसको कंसिडर कर सकती हैं। लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स का जो ड्रीम होता है ना पाकिस्तान से बैठ के वो यूरोप का होता है, ठीक है? हुँ। तो इसलिए वो चाइना को ज़्यादा कंसिडर नहीं करते। हाँ, चाइना भी स्टूडेंट्स काफ़ी जाते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, मोस्टली स्टूडेंट्स जाते ही स्कॉलरशिप पे हैं। सीएसई स्कॉलरशिप है जिसको मिल गई है वो चाइना पहुँच गया है। और इसके अलावा अगर आजकल हम देखें यूरोप में कौन सी कंट्री है जिसको ज़्यादा मतलब आजकल स्टूडेंट्स कंसीडर कर रहे हैं, तो साइप्रस भी बहुत अच्छी कंट्री है। आजकल जिसको मतलब स्टूडेंट्स यूरोप जाना चाहता है तो वो साइप्रस को भी कंसीडर कर रहा है। एक तो आपकी अफोर्डेबल ट्यूशन फीस है वहाँ पे भी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो आप साइप्रस के बारे में क्या कहते हैं? मेरी वैसे साइप्रस के बारे में इतनी कोई ख़ास रिसर्च नहीं है, ठीक है? लेकिन स्टूडेंट्स टारगेट करते हैं डेफ़िनिटली साइप्रस को भी करते हैं, माल्टा को भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा लिथुआनिया को भी का टारगेट करते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी-सी फीसेस का ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं। सेम इज़ द केस विद पुर्तगाल। अगर आपने लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को देखना है, तो पुर्तगाल के अंदर स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको कार्ड्स जल्दी मिल जाते हैं, लाइक रेजिडेंस परमिट टाइप, और उसके बाद आप 5 साल के बाद वहाँ पे अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं, पासपोर्ट के लिए। हुँ। तो मतलब कि अब आप फ्रांस में स्टडी कर रहे हैं, तो मेरा ये एक सवाल है कि आप फ्रांस में स्कॉलरशिप पर गए हैं कि अपने मतलब फ़ीस पे करके वहाँ पे गए हैं? और आपका अगर ओवरऑल कितना बजट आया आपने फ्रांस में अप्लाई किया है तो? फ्रांस के अंदर मैं तो सेल्फ स्टडी के मतलब सेल्फ अपने खर्चे पे आया हूँ, ठीक है? और मेरी जो है यहाँ पे फ़ी ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है, एज़ आई मेंशन्ड अर्लियर कि 250 यूरोज़ पर ईयर है। और इसके अलावा यहाँ पे लिविंग एक्सपेंस जो हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़, क्योंकि एक तो हम पेरिस के अंदर रह रहे हैं और पेरिस वन ऑफ द एक्सपेंसिव सिटीज़ है, ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ पे लिविंग के चार्जेज़ काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको अगर आप एज़ अ स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, तो अगर आपको कोई अच्छी अकोमोडेशन मिल भी जाती है, तो फिर भी आपका अकोमोडेशन, फूड और ग्रोसरी वगैरह का मिला के आपका ऑलमोस्ट मिनिमम 500 तक चार्जेस आ जाते हैं यहाँ पे पर मंथ। 500 यूरोज़? जी, 500 यूरोज़। 500 यूरोज़ मैं कह सकती हूँ कि वो फिर भी अफोर्डेबल है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है और पार्ट टाइम जॉब में मुझे लगता है आप इससे ज़्यादा ही अर्निंग कर लेते हैं। पार्ट टाइम स्टूडेंट्स को अलाउ होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा लैंग्वेज का इश्यू है, लैंग्वेज बैरियर है। हुँ। तो फिर भी मेन सिटीज़ के अंदर जो है जैसे पेरिस है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब अगर स्टूडेंट्स को इंग्लिश वगैरह आती है और बेसिक फ्रेंच आती है, तो यहाँ पे आप कोई ना कोई जॉब रेस्टोरेंट वगैरह की या इस तरह की पार्ट टाइम जॉब जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी सिटीज़ हैं फ्रांस की, तो वहाँ पे ज़्यादा लैंग्वेज का बैरियर है और आपको फ्रेंच के अंदर थोड़ी-सी प्रोफिशिएंसी हो, तो फिर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई जॉब ले सकते हैं।
अब फ्रांस का जो कैपिटल है वो पेरिस है, तो ऑब्वियसली बात है पेरिस में आपका एक्सपेंस भी ज़्यादा आएगा। और भी छोटे रीजन्स हैं, छोटी सिटीज़ हैं, सैकले है, वहाँ पे आपका जो रीजन है उसमें आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अफोर्डेबल आती है एज़ कम्पेयर टू पेरिस। मतलब वो स्टूडेंट अपनी अफोर्डेबिलिटी को देख के खुद ही चूज़ कर सकता है। जी। और ये भी डिपेंड करता है ना कि आपको जो है वो कोर्स किस यूनिवर्सिटी में मिल रहा है, वो किस सिटी में है, तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। हुँ। आपने कोर्स की बात की है, आपने प्रीवियस वेटरनरी स्टडी किया हुआ है। तो आपने जो अभी पेरिस सैकले में अप्लाई किया है, तो आपने अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम में अप्लाई किया है कि उससे हट के किसी प्रोग्राम में अप्लाई किया है? अच्छा, जो फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे मेरी यूनिवर्सिटी है पेरिस साकले, तो इसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है? ऑलमोस्ट अभी हुँ। जो है मेरे ख़्याल से टॉप 10 के अंदर आ गई है ये यूनिवर्सिटी, ठीक है? तो ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ये मेनली आपके बैकग्राउंड को बड़ा कंसिडर करती हैं, ठीक है? आपकी सीवी, आपका मोटिवेशन लेटर, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं फ्रांस की जो अच्छी रैंक की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके अंदर, ठीक है? तो मैं अभी जो कोर्स अभी यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ, ये है प्रीएम का कोर्स है, M2, प्रिडिक्टिव एंड इंटीग्रेटिव एनिमल बायोलॉजी, ठीक है? तो ये डेफ़िनिटली रेलेवेंट है मेरी बैकग्राउंड के साथ, तो इसलिए जो है और यहाँ पे ये इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन्स नहीं देते, ठीक है? ऑलमोस्ट आपकी क्लास के अंदर 10 से 12 स्टूडेंट्स होते हैं ओवरऑल, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इटली की तरह 50 टू 60 स्टूडेंट्स नहीं होते क्लास के अंदर, तो ये जो है कॉम्पिटिटिव है थोड़ा यहाँ पे एडमिशन लेना। तो आप अपने सीवी और अपने मोटिवेशन लेटर और मेनली ओवरऑल प्रोफाइल पे जो है वो अच्छे तरीके से काम करेंगे तो देन ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलता है। हुँ, ठीक हो गया। आपने बताया था कि आपका स्टडी में गैप भी था 3 इयर्स का। तो मतलब कि फ्रांस में अगर अप्लाई करें तो आपका स्टडी गैप का इश्यूज़ नहीं आता? अच्छा, स्टडी गैप गैप उस चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर आप कुछ नहीं कर रहे हों, ठीक है? अगर आप हुँ, कोई जॉब कर रहे हैं तो वो गैप नहीं है, ठीक है? वो हुँ, कवर हो रहा है गैप। तो उन चीज़ों के साथ अगर आप अपना कोई जॉब कर रहे हैं, कोई इंटर्नशिप्स कर रहे हैं कहीं पे या कोई भी आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है जो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो वो गैप कवर हो जाता है, तो उसके अंदर इश्यू नहीं होता फ्रांस के अंदर। हुँ। मतलब मेजरली यही होता है, अगर आपका गैप है भी, अगर आपने उसको जस्टिफ़ाई कर दिया कि मेरा इस वजह से गैप था, मैंने इतना वर्क एक्सपीरियंस गेन किया, इतनी इंटर्नशिप्स की, तो फिर इश्यूज़ नहीं आते। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है उस गैप में तो ऑब्वियस सी बात है आपकी रिजेक्शन आएगी। जी। अच्छा, आप उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो भी 2025 इनटेक के लिए फ्रांस में अपनी स्टडीज़ के लिए आना चाहते हैं? उनके उनके पास वहाँ पे क्या सेटलमेंट अपॉर्च्युनिटीज़ हैं या उनके पास क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं जिनकी वजह से वो फ्रांस को चूज़ करें? फ्रांस के अंदर ये है कि अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च बेस्ड डिग्री है जिनकी, तो वो रिसर्च बेस आना चाहते हैं, जो आगे परस्यू करना चाहते हैं अपनी पीएचडी वगैरह, तो उनके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि फ्रांस के अंदर जो है यूनिवर्सिटीज़ बड़ी कॉम्पिटिटिव हैं, यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी रैंक वाली हैं और यहाँ की स्टडी जो है ये काफ़ी लाइक कॉम्पिटिटिव है, ठीक है? और पाकिस्तान से तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है इनकी स्टडी और पाकिस्तान की स्टडी का। तो ये है कि अगर आप कुछ स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए परस्यू करते हैं अपनी रिसर्च बेस्ड डिग्री को, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। लैब्स के अंदर जॉब्स मिल जाती हैं हमको और तो ये वाला सिनेरियो है। इसके अलावा यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म आप सेटलमेंट की बात कर रही हैं, तो लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए आपको जो है मेनली आपकी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स हुँ, फ्रांस आना चाहते हैं उनके लिए जब उनका एडमिशन हो जाता है और उनको उनकी प्रोफाइल डेफिनिटली बंदे को प्रोफाइल के ऊपर पता चल जाता है कि इस बंदे का मोस्टली वीज़ा लगना है कि नहीं लगना, ठीक है? हुँ, तो उस बेस के ऊपर आप जो है अपनी लैंग्वेज की तैयारी शुरू कर दें, ठीक है? फ्रांस की बेसिक जो है आप फ्रेंच B1 या B1 तक तो एटलीस्ट आप जो है वो पाकिस्तान से सीख के आएँ ताकि आपको यहाँ पे आके कोई जो है पार्ट टाइम जॉब्स ढूँढने में या यहाँ पे आके क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादातर अब छोटी सिटीज़ की मैं बात करूँ, तो यहाँ पर लोगों को मोस्टली तो इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है? अगर किसी को आती भी है तो वो जो है वो इंग्लिश नहीं बोलते, उस इंग्लिश को पसंद नहीं करते, ठीक है? तो यहाँ हुँ। पे जो है वो लैंग्वेज का थोड़ा-सा ज़्यादा बैरियर है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी, एज़ कम्पेयर टू नीदरलैंड्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो है वो थो जो ज लैंग्वेज का थोड़ा-सा ज़्यादा बैरियर है स्टूडेंट्स के लिए। हुँ। अच्छा, मैंने एक प्रीवियस स्टूडेंट को इंटरव्यू किया था जो कि फ्रांस में स्टडी कर रहे थे। तो मैंने उनसे लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट क्या पूछा था। तो कहते हैं कि मैं अपनी होम कंट्री से फ्रेंच सीख के आया था, लेकिन जब मैं यहाँ पे फ्रांस में पहुँचा हूँ मेरी सारी फ्रेंच छूट गई है। मुझे पता ही नहीं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो मतलब वो अपनी कोर्स के साथ ही आपको 1 साल का लैंग्वेज कोर्स करवाते हैं। तो अब मुझे पता चल रहा है, मैं उनको गूगल करके पूछता हूँ कि मुझे ये बताओ।
नहीं, डेफ़िनेटली अब हम जो हैं ये लोग 10-15 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है? हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश, ठीक है? लेकिन हमें फिर भी इंग्लिश की फ्लुएंसी के अंदर थोड़ा-सा इश्यू आता है, ठीक है? क्योंकि हम नेटिव हुँ, स्पीकर्स नहीं हैं। सेम इज़ द केस कि जब आप एक लैंग्वेज को बेसिक से शुरू करते हैं, तो हमें उसकी ज़ीरो का भी नहीं आइडिया, ठीक है? हुँ, और वो लोग उसके अंदर प्रो हैं, तो और वैसे भी यहाँ पे जो है ये मोस्टली वर्ड्स जो हैं ये स्किप कर जाते हैं उसके अंदर, बोलने के अंदर, ठीक है? लिखा कुछ और होता है और ये जो है बोलने के अंदर उन चीज़ों को स्किप कर जाते हैं। और वैसे भी इनकी हुँ। लैंग्वेज स्पीकिंग इतनी फ़ास्ट होती है कि आपको उन चीज़ों की समझ नहीं आती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप यहाँ पे आते हो और इन चीज़ों के साथ कोप अप करते हो, तो उसके लिए आपको फिर जो है वो थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। लेकिन टाइम लगता है इन तो चीज़ों को। लैंग्वेज सीखना इज़ नॉट लाइक कि हलवा नहीं है ये। बिल्कुल, अगर आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ के कल्चर में तो आपने करना ही होता है, वहाँ की लैंग्वेज सीखेंगे तो वहाँ के लोगों से कर सकेंगे ना कम्युनिकेट। वैसे भी अगर आपने जॉब करनी है तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ की कंपनीज़ आपको ये तो नहीं कहेंगे आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो ठीक है हम आपको जॉब दे देंगे। लैंग्वेज आती हुई होगी तो तभी वो आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। और वैसे भी जस्ट इंग्लिश ही रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपने बाकी कोलीग्स के साथ भी बात करनी होती है, आपने बाकी हाँ। कम्युनिटी के साथ भी इंटरैक्ट करना होता है, तो उन चीज़ों के लिए आपको लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी है। हुँ। अच्छा, मैंने वैसे ओवरऑल स्टूडेंट्स के बारे में पूछी है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप सिर्फ़ स्टडीज़ के लिए तो फ्रांस गए नहीं, आपके मतलब फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपने फ्रांस में सेटल होना है कि नहीं होना या पाकिस्तान वापस आ जाना है? नहीं, मेरा जो है मेन पर्पज़ ये है कि मैंने जो है कोई पीएचडी अपॉर्च्युनिटी जो है उसको अवेल करना है, ठीक है? आइदर इन फ्रांस और यहाँ जहाँ पे भी मुझे अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो मैं अपनी जो है वो डिग्री को आगे परस्यू करना चाहूँगा। इसीलिए मेरी जो है वो डिग्री एक रिसर्च बेस्ड डिग्री है, तो इसके अंदर पीएचडी की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। तो वैसे मेरा जो है मेन गोल ये है कि मैं किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर मूव हो जाऊँ, रादर दैन के यहाँ पे जो है वो 4-5 साल लगा के बंदा लैंग्वेज सीखे, ठीक है? उसके बाद हुँ। फिर जो है उन चीज़ों के साथ प्रोसीड करे, तो जो है अभी मास्टर्स यहाँ से करके अगर तो मुझे फ्रांस के अंदर कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है अच्छी, लाइक मेरिट क्यूरी स्कॉलरशिप टाइप, तो मे बी मैं यहाँ पे जो है वो स्टे कर लूँ। अदरवाइज़ जो है मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ जिसके अंदर मोस्टली यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। मतलब हाँ, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वैसे भी फ्रांस अच्छी कंट्री है, सेटलमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, अब लास्टली आप स्कॉलरशिप पर आए नहीं हैं, लेकिन आपका काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है इटली को लेके और डिफरेंट कंट्रीज़ को लेके, तो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वो स्कॉलरशिप विन करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से कर सकते हैं? फर्स्टली जो है अभी मेरा सिनेरियो तो थोड़ा-सा डिफरेंट था। मैंने जो है ये कैंपस फ्रांस के थ्रू अप्लाई नहीं किया। मेरा डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का सिस्टम था। लाइक मेरी जो है वो एडमिशन्स ऑलमोस्ट ओपन हुए थे मार्च के अंदर, और अप्रैल के अंदर मुझे एडमिशन लेटर रिसीव हुआ था। लेकिन अगर आपने फ्रांस के अंदर स्कॉलरशिप्स को कंसीडर करना है, तो आपको कैंपस फ्रांस के थ्रू ही अप्लाई करना चाहिए, और क्योंकि मोस्टली जो स्कॉलरशिप्स की डेडलाइन है, लाइक ईफल है या आईडेक्स है, तो ये बड़ी कॉम्पिटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज की भी एक स्कॉलरशिप है। तो इनकी जो डेडलाइंस हैं, ये ऑलमोस्ट जब कैंपस फ्रांस के एडमिशन शुरू होते हैं, तो उसके साथ ही इनकी डेडलाइंस शुरू हो जाती हैं, और ऑलमोस्ट दिसंबर के बाद तक इनकी डेडलाइंस रहती हैं, ठीक है? तो अगर आपने स्कॉलरशिप कंसीडर करना है, तो फर्स्टली आपने अपने बैकग्राउंड को मद्देनज़र रखना है। आपने जो अपना प्रोग्राम रिसर्च करनी है, वो आपके बैकग्राउंड के रेलेवेंट होना चाहिए। हुँ, सेकेंडली, आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके अंदर आप ट्राई करें कोई लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस ऐड करें। कोर्सेरा एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से आप सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं, ठीक है? और जो है इसके अलावा अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, तो वो बड़ी मैटर करती हैं। मास्टर्स के अंदर तो नहीं, लेकिन अगर हों तो ये प्लस पॉइंट है। इसके अलावा हुँ, अगर आपके पास आइल्स है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। आप मोटिवेशन लेटर जो है इसके ऊपर आपने जो है वो ज़्यादा एम्फसाइज़ करना है। इसके अलावा अपनी सीवी, इसके ऊपर काफ़ी सारा एम्फसाइज़ करना है, ठीक है? यूरोपास सीवी, और यूरोपास हुँ, सीवी के अंदर भी मेनली चीज़ होती है कि कुछ लोग जो है ये बड़ी रफ़ सी सीवी बना लेते हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं, लाइक अगर मेरा बैकग्राउंड है डीवीएम का, तो मैं उसके अंदर अपने एक्सपीरियंसेस के अंदर फ्रीलांसिंग को ऐड कर रहा हूँ, या इस तरह की कुछ चीज़ें ऐड कर रहा हूँ जिसका उसके साथ लिंक ही नहीं है कोई। तो वो जो है वो सीवी को मतलब खराब करती हैं ये चीज़ें, ठीक है? तो आपकी जो सीवी है, ये आपकी उस प्रोग्राम के साथ रिलेट करनी चाहिए जिसके अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं। आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट उस हिसाब से बनाएँ, ताकि उनको पता चले कि ये बंदा वाक़ई ही जो है ये प्रोग्राम के अंदर आने के लिए
इसका मतलब ये प्रोग्राम के अप्लाई करने का इसका दिल है, ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन लेटर जो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं और उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करके तो उनको भेज देते हैं, ठीक है। तो चैट जीपीटी से आइडिया लेना इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन उसको अपने हिसाब से लिखना बड़ा जरूरी है, क्योंकि चैट जीपीटी के एआई बॉट है और उसके अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन पुट कर देते हैं, ठीक है। वो आपके सिनेरियो के हिसाब से वो चीजें नहीं लिख सकता, और वैसे भी उनके पास एआई डिटेक्टर्स होते हैं आजकल, तो हर चीज टेक्नोलॉजी का दौर है, तो उनको इन चीजों का पता है, उनको भी सबको कि मतलब स्टूडेंट्स जो है ये एआई बॉट्स वगैरह यूज करते हैं। तो आप एआई से आइडिया ले सकते हैं, लेकिन उसको अपने हिसाब से लिखें ताकि जो है आपका मोटिवेशन लेटर जो है उसकी वेटेज बढ़े, ठीक है। और ये बड़ी चीजें मैटर जैसे कि करती हैं आप स्कॉलरशिप जो के अंदर। खुद के बारे में खुद से लिख सकते हैं ना ज़्यादा अच्छा, वो आपका चैट जीपीटी नहीं लिख सकता। आपको लग तो रहा होता है कि वो बहुत उसने मुझे मेरे बारे में इतनी बढ़ा चढ़ा के चीज़ें लिख के दे दी हैं, लेकिन आप जितने खुद के बारे में अच्छा बोल सकते हैं ना, उतना कोई भी आपके बारे में नहीं बोल सकता। तो आपको मोटिवेशन लेटर जो है वो खुद रेडी करना चाहिए। खुद रेडी करना चाहिए। और मुझे लगता है जो मेजरली आपकी स्कॉलरशिप में मैटर कर रहा होता है वो आपका मोटिवेशन लेटर और आपका वर्क एक्सपीरियंस मैटर कर रहा होता है। मुझे लगता है इतना ज़्यादा सीजीपी आपका मैटर नहीं करता, जितनी आपके आसपास की एक्टिविटीज़, आपकी पब्लिकेशंस ये मैटर करती हैं। ये सारी चीजें कलेक्टिवली रोल प्ले करती हैं एक स्कॉलरशिप को विन करने के लिए ना। तो उसके अंदर सीवी में भी इतनी ज्यादा मतलब उसके अंदर सीजीपीए में भी इतनी ज्यादा मैटर ना करती हो, लेकिन आपका जो है अगर आपने जो स्टडी गैप है अगर, तो वो आपने रेलिवेंट एक्सपीरियंसेस के साथ उसको कवर किया है, लाइक सर्टिफिकेशंस ली हैं कोर्सेरा की और वो भी रेलिवेंट, ठीक है। और उसके अलावा आपने कोई इंटर्नशिप्स की हैं, कोई आपने पब्लिकेशंस की हैं, तो वो जो है एक प्लस पॉइंट्स हैं उन चीजों के लिए। तो ये चीजें मैटर करती हैं, और मोटिवेशन लेटर तो डेफिनेटली मैटर करता है। मतलब यही सब चीज़ें हैं जो क्या अपने सामने रखनी होती हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं स्कॉलरशिप नहीं विन कर सकता, तो आप कर सकते हैं अगर आप कोशिश करेंगे तो। कोशिश करने से हर चीज़ होती है। आप घर में बैठे हुए बोलेंगे जी मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए, तो वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेहनत करनी पड़ती है। ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, लेकिन खैर हमारा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि हम स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकें। अगर वो फ्रांस जाना चाहते हैं या अगर वो स्कॉलरशिप पर जाना चाहते हैं, तो वो फ्रांस को टारगेट कर सकते हैं। उनको कन्फ्यूजन होती है, वो कहते हैं हमारा बजट बहुत कम है, हम फ्रांस नहीं जा सकते। लेकिन आप एग्जाम्पल हैं कि आपका इतना बजट भी नहीं आया और आपकी फ़ीस भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल है। नहीं, ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट अगर तो खुद प्रोसीड कर रहा है तो उसका ऑलमोस्ट कोई बजट नहीं आता है, ठीक है। और मैं तो स्टूडेंट्स को ज़्यादा यही रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है डेफिनेटली जो स्टूडेंट्स पढ़े लिखे हैं वो जो है इन चीज़ों को खुद प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है खुद इन चीज़ों को प्रोसेस कर सकते हैं तो ये इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें नहीं हैं, तो आप उनको लेके चलें तो आपका कॉस्ट जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमम होगा, ठीक है। तो फ्रांस के अंदर इतनी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है वीज़ा तक की। उसके बाद के कुछ एक्सपेंसेस हैं, लाइक आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट लेके आनी होती है, आपने 2-3 महीने अपने सर्वाइव करने होते हैं, और आपकी जो है ट्रैवलिंग की कॉस्ट आ जाती है, सारी चीज़ें, तो उसके अंदर थोड़ा-सा एक्सपेंस आ जाते हैं, लेकिन आपको वीज़े की श्योरिटी होती है, तो उसके बाद फिर आप वो एक्सपेंस वगैरह बियर कर लेते हैं। अच्छा, आपकी जो अकोमोडेशन है वो आपके जो यूनिवर्सिटी है उसके पास है कि उससे दूर है? नहीं, मेरी अकोमोडेशन जो है ये यूनिवर्सिटी की ही अकोमोडेशन है, और लेकिन ये है यूनिवर्सिटी से दूर। मेरी जो अकोमोडेशन है वो मेन पेरिस के अंदर है, और जो यूनिवर्सिटी है वो पेरिस की थोड़ी-सी साइड है। तो ऑलमोस्ट यहाँ से हमें घंटा, डेढ़ घंटा लग जाता है अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। लेकिन हम जो है वो यूनिवर्सिटी जो अकोमोडेशन की बस है उसको यूज़ करते हैं, तो वो जो है ऑलमोस्ट हाफ ऑवर के अंदर आपको वहाँ पे ले जाती है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, आपकी जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई है ना, और यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन मुझे लगता है आपको कम मतलब अमाउंट पे दी जाती है। तो मतलब आपकी जो अकोमोडेशन है वो आपको कितनी अमाउंट पे मिली है? मेरी जो अकोमोडेशन है ये अभी इसका जो है वो 360 यूरोज़ है पर मंथ अकोमोडेशन का, ठीक है? लेकिन ये शेयर्ड रूम है। तो ओके। इसलिए यहाँ पे जो है 360 यूरोज़ पर मंथ शेयर्ड रूम का है। लेकिन यहाँ पे अगर आप सिंगल रूम जो है वो लेते हैं तो उसके अंदर आपको 500 560 तक भी चला जाता है उसके एक्सपेंस वगैरह। लेकिन आई फ्रांस के थिंक अंदर ये है कि शेयरिंग। जी, शेयर्ड शेयर्ड रूम की बात कर रहा हूँ। अ, मैं वही कह रही हूँ कि आई थिंक शेयरिंग पे रहना ज़्यादा ठीक रह जाता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट अकोमोडेशन। अगर आप अपने बजट को देख के रहना चाहते हैं तो शेयरिंग पे रह लें। जी, नहीं, अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप पे आता है तो उसको उसके अंदर फिर ज़्यादा इश्यूज़ नहीं होते।
उसको इतने ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है। लेकिन जो सेल्फ बजट पे आ रहा है तो उसके लिए जो है वो शेयर्ड रूम ज़्यादा बेटर रहता है। तो आई थिंक हमने स्टूडेंट को ईच एंड एवरीथिंग के बारे में गाइड कर दिया होगा, उनको अब आइडिया हो चुका होगा कि फ्रांस उनके लिए सूटेबल कंट्री है कि नहीं है। इसके अलावा भी यूरोपियन कंट्रीज़ है जिनको वो टारगेट कर सकते हैं, लेकिन हमने ये फ्रांस पे वीडियो बनाई है तो आई थिंक व्यूअर्स को आइडिया हो चुका होगा। सो उमर, मैं आपके टाइम के लिए आपको थैंक यू कहूँगी। आपने स्टडीज़ के दौरान हमारे लिए टाइम निकाला और हमें इंटरव्यू दिया, आप हमारे इतने स्टूडेंट्स की क्यूरीज़ को सॉल्व किया। सो थैंक यू सो मच। नो इश्यू। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। जैसे कि आपने देखा, हमने स्टूडेंट से हर एक चीज़ के बारे में पूछा, उनकी ट्यूशन फीस के बारे में पूछा जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल थी, स्टूडेंट्स इजीली कवर कर सकते हैं। इसके अलावा हम उनकी जो ओवरऑल स्टूडेंट लाइफ है उसके बारे में पूछा और उससे जान के आइडिया हो चुका है कि फ्रांस में उनके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर स्टूडेंट्स 2025 इंटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि फ्रांस में जाके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें तो आप हमारे दी गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से फ्री ऑफ कॉस्ट असेसमेंट हासिल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको थ्रू आउट गाइड करेगी कि कौन सी कंट्री आपके लिए सूटेबल है, कौन सी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर सकते हैं और कौन सा प्रोग्राम है जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। हर एक चीज़ के बारे में आपको गाइड किया जाएगा। ऑल्सो यू कैन विजिट आर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद ऑफिस फॉर फ्री कंसल्टेशन। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।